सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लेक्चर सीरीज में ये सेकंड नंबर वीडियो है। इस वीडियो में आप देखेंगे इसका हिस्टोरिकल पार्ट, कुछ माइलस्टोन जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जब कॉन्सेप्ट आया था उसके बाद से 2016 तक का माइलस्टोन मैं यहाँ पर कवर करूँगा। उस टोटल जो कवरेंस होगा वो उसमें से जो मेन पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को ही मैंने यहाँ पर अरेंज किया है और इसी को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमरजेंस एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर हम नजर डालेंगे और इसके साथ साथ में इसके माइलस्टोन पर इमरजेंस कैसे हुआ यह भी देखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसका इमरजेंस मिड 20 सेंचुरी में इसका इमरजेंस हो चुका था। लगभग 1950 और 1960 के दशक में निगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था इन्वायरमेंट के ऊपर, और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को बचाए रखने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता आई और बीच में एक कॉन्फ्रेंसेस भी हुए जिसके माध्यम से और भी जागरूकता शुरू हुई। बीच में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की शुरुआत हुआ और उसके बाद इस तरह के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स भी हुए जिससे कि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके और उस पर एक अच्छे काम किया जा सके। तो यही हम इसमें देखेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ऊपर का चीजें मैंने आपको बता ही दिया कि ये मिड 20 सेंचुरी का ये कहानी है जब नेगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो चुका था इन्वायरमेंट के ऊपर। इन द मिड 20th century the concern about the negative environment and social impact of industrialization started to emerge। ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री का उत्पन्न शुरू हो चुका था और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो चला था। तो उस समय के जो स्कॉलर्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने इस पर एक आवाज उठाना शुरू किया और फर्स्ट टाइम 1962 में एक बुक पब्लिश हुआ और उस बुक की वजह से पूरे एक मतलब चारों तरफ एक अवेयरनेस ही फैल गया और लोगों के ऊपर एक जागरूकता भी आई और कॉन्फ्रेंसेस भी हुए जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को बचाए रखने के लिए या कुछ ऐसे जो निगेटिव इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ते हैं उससे बचने के लिए आगे अवेयरनेस की जरूरत पड़ती रही और साथ साथ में कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू और कुछ मीटिंग्स के थ्रू इस पर चर्चाएं और बातें होती रही। इस पूरे सीरीज में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो करंट वीडियो है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि इनसाइड मटेरियल में क्या क्या अरेंज किया है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। फर्स्ट है 1960 एंड 70 का एरा, दूसरा है 1980 ब्रूटलैंड रिपोर्ट, 1990 जो है यूनाइटेड नेशंस अर्थ समिट का एरा, साथ में 2000 आ जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये वाला एरा हो जाता है और इसके बाद 2015 में पेरिस एग्रीमेंट। तो ये 4-5 पॉइंट्स यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हिस्टोरिकल पार्ट है और साथ साथ में इसका एक माइलस्टोन, ये माइलस्टोन ही कहलाएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूरे कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो अगर आपने पढ़ लिया तो यहीं से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं और इतना से आपका काम हो जाता है। तो ये इतने सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट जो एरा था द एरा ऑफ 1960 एंड 70, इस एरा में एक बुक पब्लिश हुई थी, उस बुक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग और इस बुक को रचल कार्सन ने पब्लिश किया था। वो ये है रचल कार्सन, 1962 में ये बुक आई थी। जिस तरीके से एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में माल्थस ने पब्लिश किया था, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन थिंकर्स थे उस समय के, उन लोगों ने इस बुक के ऊपर काम करना शुरू किया क्योंकि अवेयरनेस हो चुकी थी। उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ेगी कि रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी लेकिन पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, तो एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, एक बुरा समय आ सकता है। और उसी तरीके से इन्वायरमेंट के ऊपर ये बुक आई जब साइलेंट स्प्रिंग 1962 में, तो एक हाहाकार जैसा मच गया, लोगों को अंदर जागरूकता वाली चीजें उत्पन्न हुई और लोगों ने इस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है जो आने वाले समय में बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। तो इनके बुक से प्रभावित होकर बहुत सारी संस्थाओं ने काम करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने जो थिंकर्स हैं एक एरिया मिल गया, उस पर वर्क करना शुरू किया और
इस बुक के पब्लिश होने के 10 साल के बाद 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ और उस स्टॉकहोम सम्मेलन में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सेलिब्रेट करना है इसके लिए एक नींव रखी गई, ताकि इन्वायरमेंट को बचाए रखने के लिए या जो नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ इस तरीके की एक्टिविटी लोग करते हैं उसको न करें, ताकि इन्वायरमेंट हमारा जिंदा रहे, जिससे कि हम सांसें ले पाए, हम जी पाए। जब तक अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई भी रोल अभी नहीं आया था। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया कि 62 में ये बुक आई थी और उसके 10 साल के बाद स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था इन्वायरमेंट के ऊपर। और उसमें एक और बड़ी भी बात है कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो 1974 से फर्स्ट टाइम 1974 में सेलिब्रेट किया गया था 5 जून को, और उसका थीम था ओनली वन अर्थ। और उसी ओनली वन अर्थ का जो थीम था, सेम जो थीम 2022 में, मतलब कि लास्ट ईयर जो इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है उसमें भी इसी थीम को रखा गया था, वन ओनली वन अर्थ। इसके पीछे वजह ये थी कि जब 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ और उसमें जब ये नींव रखी गई कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा, उससे ठीक 50 साल के बाद 2022 में ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। तो उसके इस्टेब्लिशमेंट के उपलक्ष्य में जब ये 2022 में मनाया गया, 50 इयर्स कंप्लीट होने के बाद एक गोल्डन जुबली के तरीके से, तो फर्स्ट टाइम जब सेलिब्रेट किया गया था ओनली वन अर्थ थीम के साथ में, तो वही वन अर्थ थीम को इस 2022 में भी रखा गया कि वही सेम जो थीम था उस वही थीम 22 में भी रहेगा। 22 में जो सेलिब्रेट किया गया था थीम की वजह से, जो थीम रखा गया था वो 50 इयर्स कंप्लीट करने की वजह से। तो ये एक अलग से इंफॉर्मेशन हो गया। और साथ साथ में यहाँ पर है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में आया। इसके पहले ये जो लाइन हम देख लेते हैं, रचेल कार्सन्स बुक साइलेंट स्प्रिंग, इट वाज पब्लिश्ड इन 1962। मैंने पहले ही बताया कि ये बुक है और ये बुक 62 में आया था। एक्चुअली में ये जो कवर पेज है ये न्यू एडिशन का कवर पेज है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, विकिपीडिया पे आपको पेज ले जाएगा, उसमें उस टाइम जो बुक पब्लिश हुई थी उस बुक का कवर पेज आपको मिल जाएगा। ये करंट वाला इसका कवर पेज है। इसके राइटर, इस बुक के राइटर रचेल कार्सन थे, जो ये हैं। दिस बुक रेज्ड पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। एनवायरनमेंट के ऊपर भी और साथ साथ ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट चल पड़ा था, इस बुक में उन्होंने सजेस्ट किया था, जिसके बाद जागरूकता शुरू हुई और 72 से ये मान सकते हैं कि काम होना शुरू हुआ। मेन जो मोड़ आया 1980 वाले दशक में आया, उस पर हम आगे आएंगे। हालांकि ये चीजें तो मैंने पहले ही बता दिया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब? 1972 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस्टेब्लिश किया, बट फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया 5 जून 1974 में, मतलब 2 साल के बाद। ऑल्सो लेड द क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये क्रिएट किया गया। उसी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में, उसी की देन है यूएनईपी और उसी का देन है WED वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये दो चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहां से निकल करके सामने आई 72। इसके बाद आ जाता है 1980 का एरा। 1980 में ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम आज के समय में पढ़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट 1980 के ही दशक में आया। एक्चुअली में 1983 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED इसका गठन हुआ, जिसकी चेयरपर्सन थी लेडी ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड। ये चेयरपर्सन थी इस कमेटी की, इस कमीशन की। और इसी वजह से जब इस कमीशन का रिपोर्ट पब्लिश हुआ अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, इस अवर कॉमन फ्यूचर को ब्रूटलैंड कमेटी रिपोर्ट भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम की वजह से। तो इस रिपोर्ट को ब्रूटलैंड कमेटी रिपोर्ट भी कहा जाता है। और ये जो रिपोर्ट है अवर कॉमन फ्यूचर, ये यूनाइटेड नेशन के थ्रू 1987 में पब्लिश हुआ था। और जो कमीशन था वो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED, ये गठन हुआ था 1983 में। और इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था 1987 में, इसकी चेयरवुमेन थी ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको ये
समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर आपने देखे होंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर है तो गोल से तो रिलेटेड हो गया 2016 से, उसका टारगेट 2030 तक है, उसका करंट में क्या सिनेरियो चल रहा है आपने करंट में देख लिया। बट इसका भी जो हिस्टोरिकल पार्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं आप इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के कीवर्ड होंगे जो आप देखेंगे, जो ब्रूटलैंड लिखा होगा, ब्रूटलैंड कमेटी रिपोर्ट से होगा। तो अवर कॉमन फ्यूचर नाम से ये बुक पब्लिश हुआ था। इसकी जो चेयर वुमेन थी ब्रूटलैंड, जो ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड थी, और इसी वजह से ब्रूटलैंड रिपोर्ट इसको कहा जाता है। तो इसके गठन के 4 साल के बाद 1987 में ये रिपोर्ट पब्लिश होता है। इसको ब्रूटलैंड रिपोर्ट या अवर कॉमन फ्यूचर नाम से भी कहा जाता है, दिया जाता है। और इसी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया वो कॉन्सेप्ट है वो आया और उसको डिफाइन किया गया, और वही डेफिनेशन आज के समय में भी चलता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज इमर्ज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट में आया था। डेवलपमेंट दैट, ये जो रिपोर्ट जो आइडिया था वो क्या था, डेफिनेशन, द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generations to meet their own needs। पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि करंट टाइम में वो नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना कि अभी भी हम यूटिलाइज करके उससे जीवन निर्वहन कर पाए, इकोनॉमिकली, सोशली और इन्वायरमेंटली, और साथ साथ में जो हमारे फ्यूचर जनरेशन आने वाले हैं वो भी एक इकोलॉजिकली उसको यूज कर पाए, और उसके साथ साथ में ये सर्किल घूमता रहे, हमारे बाद जो भी जनरेशन आएंगे उसको वो यूटिलाइज करते रहे। तो इस एक छोटे से इस तरीके के जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको इस तरीके से यूज करना कि आप तो यूज कर ही रहे हैं, आपके पीछे वाले जो जनरेशन आ रहे हैं वो भी उसको यूटिलाइज करते जाएं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो पीछे के जनरेशन आ रहे हैं वही यूटिलाइज करके सिर्फ करें, उनके भी पीछे जो भी जनरेशन आते चले जाएं, वो सभी जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करते रहें। तो ये एक बेसिक सा आइडिया है, 1980 का ये एरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। इसके बाद 90 का एरा आता है, और 90 का भी एरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय स्टार्टिंग में ही 92 में रियो डी जेनेरियो में एक समिट होता है जिसको कहते हैं अर्थ समिट, और उस अर्थ समिट में 21 एजेंडा आता है, और उस 21 एजेंडा में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को बचाए रखने के लिए कौन कौन से तकनीक, कौन कौन से उपाय लगाए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम किए जा सकते हैं, वो सभी उस एजेंडा में थे। यहां पर स्टार्टिंग में आप देखेंगे जून 1992 में द यूनाइटेड नेशंस अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ये रियो डी जेनेरियो में आया था, 92 में ये कंडक्ट हुआ था। इसके बाद इस समिट को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED के भी नाम से जाना जाता है। इस जो अर्थ समिट है, इस अर्थ समिट को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED अर्थ समिट को कहा जाता है, 92 में जो आया था। इसके 10 साल के बाद मींस यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो 92 से जो 10 आफ्टर 10 इयर्स 2002 जोहान्सबर्ग सम्मेलन होता है साउथ अफ्रीका में। तो इससे 10 साल के बाद जब होता है तो इसको हम कहते हैं रियो +10, और फिर इसके बाद 2012 में होता है फिर से उसी रियो डी जेनेरियो में। तो उस रियो डी जेनेरियो में जब होता है तो इसको कहते हैं रियो +20। तो यहां पर ये रियो +10 और ये रियो +20, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना है आपको कि फर्स्ट और थर्ड रियो में हुआ था और जो सेकंड है वो जोहान्सबर्ग में हुआ था, तीनों था अर्थ समिट। रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इसी के ऊपर ये रियो डिक्लेरेशन था। साथ में सेवरल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स वेयर एडॉप्टेड, और साथ साथ में एजेंडा 21 भी इसमें आया था। तो एजेंडा 21 बेसिकली क्या था, इट वाज द कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एड्रेसिंग इश्यूज सच एज पॉवर्टी एरेडिकेशन, सस्टेनेबल कंजम्पशन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड द रोल ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो चूंकि
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट 1987 में आ चुका था। उसके ठीक 5 साल के बाद 92 में रियो सम्मेलन जब हुआ तो उसमें उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को शेयर किया गया, जिसको कहा गया एजेंडा 21। और उसी एजेंडा 21 में जो चूंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था कि उसके 3 पिलर होते हैं, आपको मालूम है, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। तो इन तीनों को कंबाइन करके इन तीनों के ऊपर ही काम करना शुरू किया गया, जो कि लक्ष्य रखा गया 92 में एजेंडा 21 इसको कहा गया। इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस छोटा है, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑफ एक्शन फ्रॉम रियो कॉन्फ्रेंस के बाद इस एजेंडा 21 को लाया गया। और इसमें आपको समझ में ऐसे ही आ रहा है, एजेंडा है मतलब 21 ऐसे पॉइंट होंगे जिसके ऊपर वर्क करना है, काम करना है। और उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस करके किए गए थे, जो कि पॉवर्टी इरेडिकेशन था, सस्टेनेबल कंजम्पशन था, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रोल ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। आप जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 17 गोल है, 17 गोल है, उसको भी जब आप पलट कर देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके के आएंगे और सबसे लास्ट में पार्टनरशिप भी आएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या एमडीजी गोल हो, इन दोनों में जो पार्टनरशिप का जो गोल है वो सबसे लास्ट वाला है। अभी इसमें एमडीजी में दिखाऊंगा और एसडीजी का जो गोल है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं एक स्पेशल लेके आऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। दिसंबर 92 में कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सीएसटी नाम था, सीएसटी वाज क्रिएटेड, या 92 में क्रिएट किया गया था। ये तो बेसिक सा एक आप यहां से एक समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं भी जानने की कोशिश नहीं करता हूं। जितने से मतलब है, जितना से आपका काम उधर हो जाए उतने से आपको जानकारी होनी चाहिए, उतना से आपका काम हो जाएगा। ये इतनी चीजें हो गई एरा ऑफ 90। इसके बाद आ जाता है एरा ऑफ 2000, एरा ऑफ 2000। और इस 2000 में चूंकि हम एरा ऑफ 2000 है और ये 21st सेंचुरी चल रहा है, इसमें स्टार्टिंग में ही एमडीजी आ गया और एमडीजी के कंप्लीट होने के बाद एसडीजी में भी हम चल रहे हैं। एसडीजी के कुछ टारगेट हैं 17 और उस 17 टारगेट पर पूरे ऑल ग्लोबली वर्क हो रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे एमडीजी से। यहाँ पर सितंबर 2000 में मिलेनियम डिक्लेरेशन ये होगा, ये इट वाज साइंड इन 2000 एंड came into effect from the 1st January for achieving the target of all the Millennium Development Goals up to December 2015। तो दिसंबर 2015 तक इस पूरे एमडीजी को कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया था। इसके बाद 2016 में 1 जनवरी 2016 से एसडीजी आ गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो एमडीजी था, इस एमडीजी में 8 गोल थे, टोटल 8 गोल थे। उस 8 गोल को भी कुछ ब्रॉड एरिया करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। कुछ जो गोल थे वो थोड़ा सा अचीव हुए थे, कुछ अभी रह गए थे, उसको अब आगे 2030 तक टारगेट कर दिया गया है। तो चूंकि आपको मालूम है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके टोटल 3 डायमेंशन होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। तो चूंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है 1987 में आया था और बाद के समय में जो काम होते रहे वो एनवायरनमेंट के ऊपर ही, इकोनॉमी के ऊपर ही, इकोसिस्टम है हो गया, सोशल हो गया, इन सब के ऊपर काम होता रहा। फिर एक ब्रॉड तरीके से एमडीजी लेके आया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, जो कि टोटल 8 गोल को डिसाइड किया गया। और साथ साथ में इस 8 गोल के अलग अलग इंडिकेटर थे, जिसमें कि 48 इंडिकेटर्स होते हैं। तो एमडीजी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल गोल कितने थे, तो टोटल गोल 8 थे और इन सब के अलग अलग इंडिकेटर्स को जोड़ेंगे तो 48 इंडिकेटर्स थे। तो ये आपको काउंट याद रखना पड़ेगा और साथ साथ में इसके किस नंबर पर कौन सा गोल है। अगर मैं बात करूं तो टोटल 8 गोल थे, उन 8 गोल को 3 अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया था। पहला जो था वो सोशल था, दूसरा हेल्थ। तो कहीं ना कहीं से ये जो हेल्थ है वो भी एक सोशल इंडिकेटर ही, सोशल इंपैक्ट, जो सोशल, इसकी वजह से एक सोशल इंपैक्ट पड़ता है। तो इस हेल्थ को हम यहाँ पर सोशल में रख सकते हैं, लेकिन एमडीजी में इसको अलग अलग रखा गया। इसी वजह से एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमडीजी में वो कौन से गोल हैं जो कि हेल्थ से रिलेट करते हैं। तो हेल्थ में पहले मैं इसी को डिस्कस करूंगा। तो हेल्थ है, हेल्थ में जो 4th नंबर गोल है वो रिड्यूस मोर्टालिटी, 5th नंबर जो गोल है वो मैटरनल हेल्थ पर है, और जो 6th नंबर गोल है वो HIV एड्स से रिलेटेड है, और मलेरिया एंड अदर डिजीज। तो ये सभी हो गया
हेल्थ से रिलेटेड। अब इस हेल्थ में भी अगर आप इंटरनली जाएंगे, थोड़ा सा और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, तो जो डिजीज से रिलेटेड है, जो बीमारियों से रिलेटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ एक गोल है, कॉम्बैट एट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। ये सामने डिजीज लिखा हुआ ही है। और बाकी जो मोर्टेलिटी से रिलेटेड है, एक है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी और दूसरा है मैटरनल हेल्थ। तो हेल्थ से रिलेटेड आपका 4th, 5th एंड 6th हो जाएगा। और उस हेल्थ में भी जो डिजीज आ जाएगा वो डिजीज हो जाएगा HIV, एड्स, मलेरिया एंड डिजीज। इस तरीके के ये अदर डिजीज ये हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं से ये इनकी वजह से सोशल समाज पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा समाज, तो इस वजह से ये सोशल इंडिकेटर भी कहलाएगा। और साथ साथ में सोशल इंडिकेटर जो है वो इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम, ये डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एंड प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर। तो ये 3 जो हैं वो सोशल इंडिकेटर हो जाएंगे और ये जो 3 है हेल्थ इंडिकेटर हो जाएंगे। बाकी जो 7 और 8 ये बच जाता है। तो 7th नंबर पर जो गोल था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, वो एनवायरनमेंट पर था। और 8 नंबर जो था वो पार्टनरशिप था। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी बेसिक है, तो जो सभी गोल को अचीव करने के लिए हर इंडिविजुअल, हर जो ऑर्गेनाइजेशन, हर जो एनजीओ हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हो, पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी गोल को अचीव करने के लिए। इसलिए ये लास्ट में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, इन सभी डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो टारगेट था वो 8 नंबर था। और इसी तरीके से जब आप SDG में भी देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो सबसे लास्ट में जो 17 नंबर गोल है वो पार्टनरशिप पर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। MDG में भी सबसे लास्ट वाला गोल है पार्टनरशिप पे और SDG में भी सबसे लास्ट वाला गोल है पार्टनरशिप पे। अब आ जाते हैं ये जो 7 नंबर गोल है इन्वायरमेंट। यहाँ पर MDG में एक ही वर्ड में था, इन्वायरमेंटल, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो जब 2015 में ये MDG कंप्लीट हुआ, इसके बाद इस वाले जो एरिया है, इस एरिया को थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया गया, इन्वायरमेंट को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन किया गया। तब जाकर के ये जो 8 गोल है वो 8 गोल कंप्लीट हो गया, किसमें 17 में हो गया। और साथ साथ में ये जो इधर भी आप देखेंगे, इन सब गोल में भी कुछ और भी अच्छे से ब्रॉडनेस करने के बाद ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, जिसकी वजह से इस गोल की संख्या क्या हो गई, 17 हो गई। और साथ साथ में इसके जो इंडिकेटर हो गए 169 हो गए। क्योंकि हम किसी भी चीज को डीप एनालिसिस करने के लिए जब भी हम करते हैं तो उसमें इंडिकेटर्स की संख्या जो है बढ़ जाती है। तो ये हो गया 17 गोल और साथ साथ में 169 इसके इंडिकेटर। कौन से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। लेकिन MDG की जब बात करें तो ये हो जाएगा MDG 8 गोल एंड 48 इंडिकेटर। और ये सभी यहाँ पर हैं। फर्स्ट में इरेडिकेटिंग ये एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। एक्चुअली में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप देखेंगे तो यहाँ पर पॉवर्टी अलग है और हंगर अलग है। तो ये जो MDG में एक गोल था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में उसको 2 गोल कर दिया गया। इसी तरीके से आप आगे भी देखते जाएंगे तो गोल तो सारे यही हैं, बस उसको अलग अलग, उसको सेपरेट कर दिया गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखने का तरीका भी है। आप MDG भी इसको याद रखेंगे और SDG भी याद कर सकते हैं। अब आते हैं इसके पॉइंट पर। ये मिलेनियम डिक्लेरेशन ये साइन किया गया 1 जनवरी 2001 में। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल केम इनटू इफेक्ट, ये इफेक्ट में आया। MDG एड्रेसेस द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस बाय द ईयर 2015। जो MDG था वो सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, इन तीनों को कवर करने का एक ग्लोबल चैलेंज था। 2015 तक इसको, इस टारगेट को कंप्लीट करना था। इसके बाद SDG आया, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, कंटिन्यूड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अब वहां पर तो MDG हो गया क्योंकि ये वीडियो उसके माइलस्टोन के ऊपर बेस्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माइलस्टोन के ऊपर। तो उसके जो बीच बीच में जो भी माइलस्टोन आए उस पर हम एक एक स्लाइड में डिस्कशन कर लिया हमने। अगर MDG से रिलेटेड वीडियो है तो वो मैं अलग से बना दूंगा। ये अभी SDG चल रहा है, SDG का एक माइलस्टोन है, हम इस पे SDG का भी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे इस स्लाइड में। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
जो टोटल 17 गोल है उस गोल पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अगर ज़्यादा वीडियो लेंथ बड़ा हो गया तो उसको 2 पार्ट में बनाऊंगा, अदरवाइज एक ही वीडियो में छोटा छोटा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 2015 में चूंकि एमडीजी कंप्लीट हो चला था, दैट एमडीजी वे आर सक्सीडेड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मींस एसडीजी। एंड 2016 में क्या हुआ, 1 जनवरी 2016 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया और 2030 तक का इसको टारगेट रखा गया है। मोर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स एंड 169 टारगेट्स, मतलब इंडिकेटर्स। इसके जो टारगेट थे या इंडिकेटर्स थे, कह सकते हैं कि टोटल 17 गोल थे ग्लोबल गोल और 169 इसके टारगेट थे। तो ये हो गया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप कभी भी गूगल पे सर्च करेंगे या फिर कोई बुक आपके पास अगर होगी, कलरफुल पेज में होगी, तो कुछ इस तरीके से भी ऐसे लिखा मिलेगा। यूनाइटेड नेशन का ये लोगो है और साथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब देखते हैं कि इसका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैंने कवर किया है। द एसडीजी कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ ग्लोबल इश्यूज। ग्लोबल इशू को ये कवर करता है। कौन कौन सा है? पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ। जो कि आप जब गोल देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जब आप लिस्ट देखेंगे तो उस लिस्ट में आपको गोल 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। साथ में एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी ये भी मिलेगा आपको। क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट सिटीज ये भी मिलेगा। सस्टेनेबल सिटीज एंड क्लाइमेट एक्शन, और साथ में बहुत सारी जो चीजें हैं, जो लाइफ इन ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, इस तरीके की चीजें ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक जनरल आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को समझने के लिए। अब 2015 पेरिस एग्रीमेंट, और इस सेशन का ये लास्ट स्लाइड होगा। पेरिस एग्रीमेंट पर मैं इसको खत्म करूंगा क्योंकि इसके बाद फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया था 2016 में। पेरिस एग्रीमेंट एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो एक छोटे लेवल का भी एग्जामिनेशन हो, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर छोटे लेवल का एग्जामिनेशन होगा तो सबसे ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेरिस जो एग्रीमेंट है वो कब आया था। छोटा सा एक लक्ष्य पूछ दिया जाएगा, और वो भी लक्ष्य, वो भी टारगेट कौन सा होगा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था 2015 में, उस समय टोटल जो कंट्रीज थे वो कंट्रीज 196 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बाद के समय में 2018 में ईरान एक ऐसा कंट्री था जो कि अपना जो सिग्नेचर था, जो अपना एग्रीमेंट था वो वापस ले लिया। तो 196 कंट्रीज के बजाय 195 कंट्रीज हो गया। इसके बाद फिर से 2020 में ये आ गया, तो यूनाइटेड नेशन ने उसको फिर से एग्रीमेंट दे दिया। तो अभी वर्तमान में भी ये 196 कंट्री ही है इस पेरिस एग्रीमेंट में। अब इस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म था वो ग्लोबल वार्मिंग को 2% तक कम करके लाना था ये टोटल, और इसी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन हो जाता है पेरिस एग्रीमेंट सम्मेलन। पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, इसमें एक पॉइंट और था कि जो 2 डिग्री सी तक तो लाना ही है, साथ साथ में उसको और भी नीचे तक ले जाना है और एटलीस्ट 1.5 तक इसको रखना है। ऐसा नहीं कि एक बार कम कर दिए और फिर बढ़ गया, नहीं, ऐसा नहीं। आगे में देखेंगे एडॉप्टेड, ये जो है, ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, दिस वाज एडॉप्टेड एट द पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। अभी जो पीछे एग्जामिनेशन में आया था 2022 में जो कॉप सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख, ये मैंने डिस्कस भी किया था। ये वही सीरीज है। इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो कॉप स्टार्ट हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये 1995 में स्टार्ट हुआ था पहली बार, और उसके बाद ये होता रहा है। अभी करेंट टाइम में ये शर्म अल शेख में पिछले बार ये 2022 में हुआ था, और यहाँ पर 21 था, ये 2015 वाला, दिसंबर 2015 में ये हुआ था। ये जो कॉन्फ्रेंस, ये जो है कॉप 21 या 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट है, वो ये पेरिस एकॉर्ड या पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड इस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये वाला भी याद रखना है। अगर मान लीजिए पेरिस एग्रीमेंट नहीं आया और आपने पढ़ा है एग्रीमेंट और एग्जामिनेशन में एकॉर्ड आ गया, तो आप क्या करेंगे? आपने तो पढ़ा नहीं है, सोचेंगे कि मैंने तो एग्रीमेंट पढ़ा था, ये एकॉर्ड कहाँ से आ गया या क्लाइमेट एकॉर्ड कहाँ से आ गया? तो ये यही है।
आपको ये याद रखना है। साथ में ये मैंने बता ही दिया, अडॉप्टेड बाई 196 पार्टीज। एक्चुअली में जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं उसको पार्टीज कहते हैं, क्योंकि ये सीओपी का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पर जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं वो पार्टीज कहलाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे 196 पार्टीज लिखा गया है ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज फर्स्ट एवर यूनिवर्सल एंड लीगली बाइंडिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। ये लीगली बाइंडिंग था कि लीगल तरीके से सबको मिल करके इसको अचीव करना है। और अचीव करना है कहां तक? लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सी, 2 डिग्री सेल्सियस तक इसको लाना है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 3.6 फ़ारेनहाइट तक लाना है। और साथ साथ में परसुइंग एफर्ट टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सी और 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2 डिग्री तक तो लाना ही है, लेकिन उसके बाद भी एफर्ट ऐसा लगाना है कि 1.5 तक ये आ जाए। तो ये दो चीजें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, अपने अपने स्तर के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा डीप से नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा एनालिटिकल तरीके से नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, जब आप रिसर्च कर रहे होंगे और आपका टॉपिक कुछ ऐसा ही रहेगा, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रहेगा, इन्वायरमेंट से ऊपर रहेगा, एग्रीकल्चर पर रहेगा, तो कुछ इस तरीके, तो आपको वहां पर लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, कुछ इस तरीके के रिपोर्ट पढ़ने पड़ेंगे जहां से आप एनालिटिकली अपने पेपर को लिख पाएं और उसको पब्लिश कर पाएं। ये चीजें हो गई आपका पेरिस एग्रीमेंट। और इसी वजह से यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार हर जगह पूछा जाता है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये लोगो था, इसको मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है उसी वहीं ऑथेंटिक वेबसाइट से। आपको सभी लोग को मालूम ही है कि जो भी चीजें मैं करता हूँ, जो भी काम मैं करता हूँ, मैं कहीं इधर उधर से लेके नहीं आता। मैं जो भी चीजें हैं वो मैं डायरेक्ट ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही जाता हूँ। मेरे पास बुक अवेलेबल है तो मैं बुक में से देखता हूँ। बाकी जो ऑथेंटिसिटी है मैं उस वेबसाइट पर ही जाकर के मैं सारे ऑथेंटिसिटी को लेकर के उसके बेसिस पर मैं मटेरियल प्रिपेयर करता हूँ। तो इस वीडियो में आपने ये देखा और साथ साथ में देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है 1987 में आया था, जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, ब्रुटलैंड कमेटी रिपोर्ट कहलाता है, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से वो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। और साथ में उसके बाद के माइलस्टोन देखा आपने, जो पेरिस एग्रीमेंट तक कंप्लीट हो जाता है जाकर के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। कमेंट करके आप जरूर मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों यारों के साथ में जरूर शेयर करिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको कोई भी जो मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिले और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।